अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेल्स शेफुल लवर्स। तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाही किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी तुम मिले तो हम बने, पार्ट 62। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रीत बड़ी आराम से बैल्कनी से वो जो कपड़ों से वो रस्सी की तरह कुछ बनाई थी वो उतर जाती है। आयशा भी देखती कि प्रीत संभाल के उतर चुकी है, लेकिन तभी प्रीत अपने हाथ में किसी के पकड़ को महसूस करती है। जैसे ये करती वो साइड में देख के दंग हो जाती है, क्योंकि जो पकड़ थे वो किसी और के नहीं, सांझ के पिताजी यानी सरपंच जी के थे। वो शॉक्ड हो जाती है। केवल वो ही नहीं, जो आयशा खड़ी थी बैल्कनी पे वो भी शॉक्ड हो जाती है। और वो बोलती लग गई, ये सांझ की पापा क्या कर रही है यहाँ पे। और वो वहाँ से बैल्कनी से भागती है हॉल की तरफ। और इधर जैसे ही प्रीत थोड़ी बहुत तो चीज़ें नॉर्मल होने की कोशिश करती है, पर तब तक वो कुछ बोलेगी कि हाँ हाँ अंकल, कि तभी सरपंच जी उसके हाथ को कस के हुए पकड़ते हुए वहाँ से घर के मुख्य द्वार जो होते हैं वो वहाँ पर जाने लगते हैं। प्रीत बार बार बोलने लगती कि हाँ हाँ, अंकल वो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे छोड़ दीजिए। मैं वो घर के अंदर नहीं जा सकती, मंडप में नहीं जा सकती। प्लीज़ प्लीज़ मुझे समझा करिए। पर चीज़ें एकदम से बदल जाते हैं कि जैसे ही मुख्य द्वार से एंटर करेंगी कि वहाँ से जो सरपंच जी है वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लेते, जहाँ पे ऑलरेडी उनके जीप खड़े थे। प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बड़ी शौक थी कि ये तो घर के ओर लेके जा रहे थे, पर ये तो कहीं और लेके जा रहे हैं। और चुप से जीप में बैठा लेते हैं और बस ये बोलते हैं कि चोरी अपना मुंह बंद रख। और बस वो अपनी जीप को स्टार्ट करते हैं और वहाँ से कहीं जाने लगते हैं। इधर आयशा भागती हुई हॉल में आते कि अब सांझ के पिताजी कहीं उसे यार ना ले आए। लेकिन वो आती तो है, पर ना वो प्रीत को देखती है और ना ही सांझ के पिताजी को। तो वो फिर से एकदम से भागते हुए बाहर की तरफ आती है। जब वो आती है तब तक जीप ऑलमोस्ट एकदम से दूसरे रोड पकड़ के जा रहे थे। आयशा बस उस जीप को एकदम से जाते हुए देखती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। अजीब सी डर उसके मन में बैठ गया है कि क्योंकि काफ़ी चर्चे तो वो सरपंच जी के बारे में सुन चुकी है पहले भी। डरने लगती कि ये भगवान, अब क्या करूँ मैं। कि वहाँ पे एकदम से योगेश आता है। बोली अरे दी, आप एकदम से बाहर आए, प्रीत कहाँ है। तभी योगेश देखता है कि जो आयशा की फेस है वो पूरी तरह से बदल चुके थे। फेस एक्सप्रेशन इतनी डरावने थे। वो बोलते कि दिया यू ओके, कुछ हुआ है, वो प्रीत का है। और काफ़ी देर होने के बाद जो है कारण पंडित जी बार बार बोल रहे थे कि अरे कन्या गए हुए कब, कितने वक्त हो गए हैं, जल्दी से बुलाइए कन्या को, मुहूर्त बीते जा रहे हैं। तो एकदम से जो साहिल के मम्मी पापा है वो भी एकदम से प्रीत की माँ और पिता की ओर दिखते कि भाई साहब वो बेटी को ले आइए। साहिल अपनी घड़ी की ओर देखते कि प्रीत जाते जाते उसको ये बोल के गए थे कि मैं 20 मिनट मुझे तो लगेंगे आराम से। तो वो देखता है कि 20 मिनट पूरा हुआ नहीं है। तो वो एकदम से बोलती अरे पंडित जी, शादी तो मुझे करना है ना, तड़प तो मेरे मतलब मुझे होने चाहिए, आप क्यों तड़प रहे हो। तनिक सब्र करें आप, आराम से। वो गई है अपनी चीज़ें ख़त्म करे, आराम से आ जाएगी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सब हंसने लगते हैं। लेकिन सबको क्या पता कि क्या हो रहा है इस शादी वाले घर में। और उधर जो प्रीत है वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सरपंच जी उसे ले कहाँ जा रहे हैं। वो बार बार पूछ रही थी कि वो हम अंकल हम कहाँ जा रहे हैं। कि तभी वो देखती है कि जो सरपंच जी है वो गाड़ी को दूसरी रोड से अपनी ही हवेली की तरफ ले जा रहे थे। प्रीत बड़ी कंफ्यूज थी कि ये क्या हो रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। यश जो है वो लेके जा रहा था सांझ को
कि तभी अचानक से एक गाड़ियों की काफिला आते हैं और पूरी तरह से घेर लेते हैं यश को। यश एकदम से ब्रेक लगाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सारी गाड़ियाँ कर के रहे यहाँ पे, और कुछ कुछ तो बड़े पहचान वाले लग रहे थे। सांझ एकदम से होती कि क्या हो गया है, कौन है ये लोग। और तभी एक कार से जो सांझ के चाचा जी थे वो निकल के आते हैं। वो निकल के आते ही एकदम से यश की ओर इशारा करते कि जीप से उतर। यश एकदम से उतरता है, बोलते कि चाचा जी क्या बात हो गई, सही यहाँ पे सारे लोग। अब गाड़ी सीधा वही पे पहुँचेंगे जहाँ मैं कहता हूँ, पर चाचा जी वो सांझ को बोला ना, अब गाड़ी केवल वही पहुँचेंगे जहाँ मैं कहूँगा। चुपचाप एक काम कर, तू इस गाड़ी में बैठ जा, ये गाड़ी मैं चला लेता हूँ। सांझ कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो चाचा जी आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते तो सांझ एकदम से बोलती है कि चाचा जी क्या हो गए इसे, बेटा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो अब बाद में पता चलेंगे, पहले हम यहाँ से निकलते हैं। ये बोलते हुए वो गाड़ी को एकदम से यू टर्न लेते हैं और इतनी स्पीडी से गाड़ी भगा रहे थे क्योंकि बहुत दूर तक ऑलरेडी ये लोग जा चुके थे। अब स्वीटी गाड़ी में थे और जो पायल थी वो भी। तो पायल एकदम से पूछने लगती, ये तुम्हारी पापा है ना? हाँ मेरे पापा है। तो अचानक क्या हो गई है? ये मुझे खुद नहीं पता, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। मतलब वो होते हैं ना कि गुंडों के काफिला जैसे आते हैं एकदम से किडनैप करने के लिए, वो वाले वाइस क्यों आ रहे हैं? तो एकदम से स्वीटी बोलती कि ये तो नॉर्मल है हमारे गांव में। वाह इंटरेस्टिंग है, तो क्या मतलब है हम किडनैप हो रहे हैं? तभी स्वीटी बोलती कि अपनों से कैसे किडनैप हो सकते, वो मेरे पापा है, मेरे पापा सांझ को किडनैप क्यों करेंगे, क्या अभी? बोलती कि मुझे क्या पता, वाइफ्स तो ऐसे आ रहे हैं ना। तो स्वीटी चुप हो जाती है। यार सांझ को कुछ समझ नहीं आ रहे थे, वो बार बार पूछे जा रही थी कि चाचा जी क्या बात हो गई इसे, आराम से बात करते हैं, आप गाड़ी रोको। लेकिन जो चाचा जी थे वो जो स्पीड पकड़े हुए थे उससे थोड़ी सी भी स्लो नहीं होते, अपनी रफ्तार कम नहीं करते हैं। बहुत घूमने के बाद ये लोग भी एकदम से हवेली की रोड पकड़ लिए थे। सांझ बोलती कि हवेली वापस क्यों जा रहे हैं हम? तो सांझ की जो चाचा जी है बोलते कि चोरी, अब तक तो हम बस तेरे हिसाब से चलते आए हैं, बहुत कुछ बदलाव आए हैं, मानते हैं, अच्छा हुआ है वो भी मानते हैं, पर अब वापस उसी जोन में आने के लिए तूने ही मजबूर किया है। तब शांत रख और आगे देख कि होता क्या है। तो वो ये बोलते हैं और ये लोग पहुंचते हैं हवेली। और इन लोगों के पहुंचने से पहले ही प्रीत को लेकर सरपंच जी हवेली पहुंच चुके थे। और वो पहुंचते ही प्रीत को सीधा हवेली के अंदर लेके जाते, अब भी उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए। और जैसे वो लेके जा रहे थे भाई साहब, वहाँ पे सारे लोग, जो सांझ की दादी जी, पुष्पा जी और जो कुछ लोग वहाँ पे थे, मेड्स वगैरह, सब दंग रह गए हैं। इस तरह से सरपंच जी प्रीत को वहाँ पे खींचते हुए लाते हैं और एकदम से हॉल में आते ही उसका हाथ छोड़ देता है और वो एकदम से सामने खड़े हो जाते हैं। इधर सांझ की दादी जी एकदम से आते हैं और बोलती कि ये क्या है? तभी सांझ के पिताजी कहते कुछ नहीं, कुछ चीज़ें रह गए थे तो सोचा वो पूरा कर दूँ। क्या क्या मतलब है? ठीक, मतलब तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ ही जाएंगे, पहले दूसरे किरदार को तो आने दो। पुष्पा जी एकदम से आते हैं, बोलते कि क्या क्या मतलब है आपका, ये सब क्या है? इस चोरी की शादी है, आप उसे क्या मंडप से उठा के लाई हो क्या? ये क्या तरीका होते हैं ये सारी चीज़ करने का? देखिए, अगर आपको ये चीज़ें मंजूर नहीं है तो अलग बात है, पर सांझ जा चुकी है, ये सारी चीज़ ख़त्म हो चुके हैं, अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं बनता। आप खामखा इस चोरी को उठा के क्यों लाए हो?
तभी सरपंच जी बोलते हैं कि बस बहुत कर लिया, तुम माँ बेटी हैं अपनी मन के हिसाब से, और मैंने भी बहुत बर्दाश्त भी कर लिया। अब बस मैं जो बोलूँगा अब चीज़ें उसी हिसाब से होंगे, और बस बीच में कोई नहीं आएंगे। लेकिन जैसी प्रीत ये सुनती है पुष्पा जी से कि सांझ जा चुकी है, तो थोड़ी सी चुप सी हो जाती है, और वो बड़ी लाचारी से पुष्पा जी की ओर देखती है, उनकी तरफ आती है और बोलती कि आंटी जी वो सच में चली गई है क्या? फिर पुष्पा जी एकदम से बोलती कि हाँ बेटा, वो जा चुकी है। तभी सरपंच जी बोलती कि कौन कहाँ गए हैं, कौन कहाँ गए हैं और कहाँ तक जा सकता है, ये तय मैं करूँगा। कि तभी एकदम से हॉर्न वगैरह के साथ वो गाड़ियों की काफिला जैसे आते हैं, सब लोगों को ये समझ आ जाते हैं कि बहुत सारे गाड़ियाँ आ चुके हैं और एकदम से रुक गए हैं। तो जैसे ही आवाज़ वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे जो सारे मेट्स वगैरह थे वो बाहर की ओर देखते हैं कि वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता सारे लोग, जो सरपंच जी के पहले के लोग थे, वो लोग एंटर करते हैं। स्वीटी को देख के जो स्वीटी की माँ है वो थोड़ी सी शॉक होता है, क्योंकि उनको तो ये पता थी कि स्वीटी तो सांझ के साथ गई है, यश के साथ। यश भी एकदम से पीछे से आता है। तो पुष्पा जी को लगता है कि शायद सांझ को छोड़ के ये लोग वापस आ चुके हैं। इधर प्रीत भी देखती है तो बेबस पड़ जाती है कि आखिर उसने कोशिश तो करी, पर बहुत लेट शायद उसने कर दी थी। और पुष्पा जी यश को देखते हुए बोलती कि यश आ गया है, सांझ को छोड़ के आ गया। कि तभी एकदम से पीछे से सांझ की हाथ को कस के पकड़ते हुए सांझ के चाचा जी एंटर करते हैं। सांझ को देख के मानो प्रीत की जान में जान वापस आती है। वो एक टक सांझ की ओर देख रही थी, और सांझ तो पहले कंफ्यूज थी कि चल क्या रही है, लेकिन जैसे ही वो घर पे एंटर करती है, सामने से प्रीत को उस तरह खड़ी हुई देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, और वो आके एक जगह एक पॉइंट पे खड़ी हो जाती है। समझ आ नहीं रही थी, चारों ओर देख रहे थे तो सामने उसके पिताजी खड़े थे, अपने हाथों को एकदम से फोल्ड करते हुए। सांझ के चाचा जी सांझ के हाथ छोड़ देते हैं तो सांझ थोड़ी आगे आ जाती है और प्रीत के समक्ष खड़ी होते हैं और बोलती कि छोरी क्या कर रही है यहाँ पे, थारी तो शादी है ना आज? हाँ। प्रीत कुछ नहीं बोल पाती, वो बस सांझ की और एक टक देर देख रही थी। न जाने कितने अरसों के बाद ये एक दूसरे को इस तरह से देखना। प्रीत ये समझ रही थी कि इतने अरसों के बाद मैंने तुम्हें देखी है। वो आँखों में तड़प, वो सारी चीज़ एक साथ नजर आ रहे थे। दुख थे, दर्द थे, खुशी थे, कम से कम मिल तो गई। जैसे ही प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगती है कि तभी सांझ बोलती कि क्या हो गई है तुझे? हाँ, क्या हो गई है? कुछ कुछ सरपंच जी ने कुछ करे है क्या? हाँ, कि क्या है ये सब का मतलब? वो अपने पिता की ओर देखते हुए कहते हैं। तो तभी सरपंच जी बोलते कि मतलब तो तुम सारे बताओगे? हाँ, क्या है ये सब कुछ? तो एकदम से सांझ समझ नहीं पाती कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। वहाँ पे यश एकदम से आता है, बोलते कि पिताजी मैं समझाता हूँ। तभी उसे हाथ दिखा देते हैं कि जिसके बात है वही समझाए, तू दूर ही रह। हाँ तो छोरी, समझा पहले ये सब का क्या मतलब है? तभी एकदम से सांझ बोलती कि आखिर कौन से चीज़ों को समझानी पड़ेंगे आपको, पहले ये बताओ। और पहले तो इसको कौन लाया है यहाँ पे? मैं लाया हूँ, ये भाग रही थी, मुझे ऐसे ही मिल गए। वैसे ये ना भी भागते तब भी इसे मंडप से उठा के ही लाते। सांझ शौक थी, वहाँ पे सारे लोग शौक थे कि मंडप से उठा के लाते। खुद प्रीत शौक थी। तो सांझ बोलती है क्या मतलब है आपका, क्या बोले जा रहे हो? पर क्यों? क्यों?
प्यार करती है ना इस छोरी से। हाँ, तो जब प्यार करती है तो प्यार के लिए लड़ना पड़ता है। तू बिना लड़े कैसे जा सकती है जबकि तू मेरी खून है, सरपंच का बेटी है तू। जब खुद के लिए लड़ सकती है तो अपने प्यार के लिए बिना लड़े कैसे जा सकती है? ये तो नहीं है तेरे खून में, ये सीख तो नहीं दी है। जब डंके की चोट पे जो छोरी सबसे बगावत कर लेती थी, आज वो अपनी ही प्यार के लिए लड़ ना सकी, गीदड़ों की तरह भाग निकली। हाँ, ऐसे कैसे हो सकते हैं? और मेरे होते हुए ये तो कतई नहीं हो सकते है। इधर सांझ को समझ नहीं आ रही है, मानो कि उसकी माथे पे एकदम से आसमान गिरे हो। वो बड़ी कंफ्यूज वाली नज़रों से अपने पिता की और एक टक देख रहे थे, और सब वहाँ पे कंफ्यूज थे कि ये जो सरपंच जी है बोले जा रहे हैं फ्लो फ्लो की बातें, आखिर ये क्या बोल रहे हैं उनको खुद खुद को भी पता है। जो यश था वो शौक था कि ये क्या बोल रहे हैं पिताजी। तो एकदम से सांझ की दादी जी आते हैं, बोलती कि तू बोल क्या रहा है? क्या बोल रहा हूँ, सही तो बोल रहा हूँ। जो अपनी सारी चीज़ों के लिए बगावत कर सकती है वो अपनी प्यार के लिए लड़ ना सकती है के? ऐसे छुप छुपाते भाग रही थी, ऐसे कैसे हो सकता है? कल को अगर कोई बात हो तो सब तो मुझे ही कहेंगे कि सरपंच जी की बेटी पे उतनी हिम्मत है नहीं उसको कि अपनी प्यार के लिए लड़ सके। मुझे ये सारे बातें पसंद नहीं है और ना ही सुनना है। सरपंच जी की बात सुन के पुष्पा जी भी शौक थे, और वो ये समझ रहे थे कि ये सांझ के लिए बात कर रहे हैं या दूसरी वे में बात कर रहे हैं। थोड़ी देर समय लग जाते हैं सबको ये समझने में कि नहीं, वो तो सांझ के हित में ही बात कर रहे थे। लेकिन सांझ तब तक ये चीज़ें समझ ना पाई थी। वहाँ से एकदम से जो सांझ की दादी जी है वो एकदम से आते हैं, सरपंच जी को एकदम से हक कर लेती है। ये अब हुई ना बात मेरे बेटे जैसा, ये हुई बात, ऐसे करते हैं चीज़ें। तो एकदम से वो हक करते हुए पीछे होते हैं और वो सांझ के पास आती है। आते ही बोलती कि छोरी, माना कि मैं बहुत बुरा हूँ, माना कि मैं एक समय में कुछ चीज़ें कर बैठा था जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। तेरे साथ बहुत जागती कर लिए थे मैंने बचपन से लेकर तब तक, पर बदलाव भी आए हैं। तेरे जाते ही चीज़ें समझ आई, जब खुद बदले ना तब बहुत सी चीज़ समझ आई, उससे पहले नहीं समझे थे। क्योंकि कभी किसी ने समझाने की कोशिश करे नहीं थे ना, क्योंकि हम तो वही कर रहे थे जो हमें सही लग रहे थे। किसी ने रोका नहीं, टोके नहीं, चीज़ें उसी हिसाब से चल रहे थे। लेकिन जब तू सामने खड़ी हो गई और सारी चीज़ों को आँखों में दिखाने लगी कि ये गलत है, ये गलत कर रहे हो, तब थोड़ी घमंड बीच में आ गए थे कि भला कैसे अपनी ही छोरी आके मेरी ही गलतियों को मुझे ही दिखा रहे हैं। लेकिन जब चीज़ें बदली तब समझ आई कि दिखाना सही थी। तो क्या बदले में इतना तेरे लिए नहीं कर सकता मैं? और अगर प्यार किया है तो डरना क्या है? हाँ, मुझे थोड़ा सा वो चीज़ों को थोड़ा सा समझने में देर हो गए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि दो लड़कियों के बीच कैसे इश्क मोहब्बत वाली चीज़ें होते हैं। हाँ, तभी सरपंच जी के जो छोटा भाई है वो हंसते हुए आता है, बोलती कि तुम्हारे चक्कर में छोरी हम डॉक्टर से भी बात करें। पता है तुम्हें कितने लोगों से बात करे है, कितनी ऊंचे ऊंचे लोगों से बात करे, तब जाके हमें ये समझ आए कि प्यार में कोई बंदिश नहीं होते और ये तय नहीं करते कि हम किससे प्यार कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छे से वो एक डॉक्टर थे, पता नहीं कि क्या नाम है भाई साहब उसका, कि क्या फ़र्क पड़ता है नाम से, पर उन्होंने ये बताई कि हमने पहले सोचे थे कि ये बीमारी होंगे शायद, उसी चीज़ के लिए हम डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझा दिए कि ये बीमारी नहीं है, ये तो एकदम नॉर्मल से है। जैसे कि एक लड़का एक लड़की से कर सकता है, वैसे ही एक लड़की भी एक लड़की से कर सकता है। ये बात बहुत अच्छे से हमें समझा दी है। और तब मेरे दिमाग घुमा कि अगर ये नॉर्मल है तो तू अपनी मोहब्बत के लिए क्यों नहीं डर लड़ रही है, ऐसे क्यों छुप छुपाते भाग रही है? ऐसा तो मैं नहीं होने दे सकता।
छोरी को तो ऐसे उठा के लाना ही था हमें। सांझ एकदम से स्टैचू बन गई थी और धड़ाधड़ चीज़ें उसके सर पे आके गिर रही थी, तो कैसे संभालेगी बेचारी। प्रीत हंस रही थी, रो रही थी, मिक्स फीलिंग थी, वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। कि तभी वहाँ पे पुष्पा जी प्रीत को एकदम से कस के गला लगा लेती है। अब बोलती है बस हो गई ना चीज़ें सॉर्ट, अब काहे रो रही हो। प्रीत उनको कस के गले लगा लेती है, मानो उसे एक ही पल में उसका पूरा समा बदल गई हो। वो जो चाहती है फाइनली उसे वो मिल चुकी है या मिलेंगी। तभी सरपंच जी सांझ के करीब जाते हैं और जाते ही एकदम से उसके सर पे सहलाने लगते, जैसे वो हाथ सहलाते ना, इतनी सालों में शायद ये पहली दफ़ा थे। बचपन से वो अपने पिता के प्यार के लिए तरस गई थी। अब जाके जब वो मिलते हैं तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू आते हैं और ये देखते हुए सरपंच जी उसकी आंखों से आंसू को पोंछते हैं और बोलते कि ये आंसू बहुत पहले मुझे पोंछने चाहिए थे, पर मैं पहुंच ना पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और ये बोलते हुए हाथ जोड़ने लगते हैं कि तभी सांझ हाथ को पकड़ लेते हैं कि पिता का जो हाथ है ना, वो बेटी के सर पे होनी चाहिए आशीर्वाद के तौर पे। और एकदम से हक कर लेती है और बोलती कि ये जो दुनिया की सबसे महफूज जगह होते हैं एक लड़की के लिए अपनी पिता की बाहों में, क्योंकि वो यही पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। बचपन से कई बार कहने की कोशिश करी थी, पर आप इतने सारे चीज़ों में थे कि मैं आपसे कभी रूबरू हो ही नहीं पाई, और ना ही हमारी चीज़ें बने एक दूसरे से। दिन बढ़ते गए और मैं बस आपसे दूर होते गई। पहली दफ़ा सरपंच जी की आंखों में से आंसू आ रहे थे। वो समा इतनी इमोशनल थे कि सब रो रहे थे। पुष्पा जी की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, वो बार बार अपनी आंखों से आंसू को पोंछ रही थी। अब भी वो पीठ को हक करके रखी थी। और तभी जो सरपंच जी है वो सांझ की फरहट पे किस करता है, बोलते कि जो गलती हो गई है वो दोबारा दोहराऊंगा नहीं। तो एकदम से सांझ हंस पड़ती है। पुष्पा जी से प्रीत छूट जाती है और वो सांझ की ओर एक टक देख रही थी। उसे सिसक सिसक के रोना आ रही थी और रो भी रही थी। वो आंखों से पूरी तरह से काजल वगैरह सब फैल रहे थे। तो एकदम से स्वीटी बोलती है अरे प्रीत जी, आप मैं जी बोलूँ या भाभी बोलूँ समझ तो नहीं आ रही है, पर ऐसे रोएंगे ना तो देखिए मेकअप ख़राब हो जानी है आपके। हमारे यहाँ पे ना अगर इतने भर भर के मेकअप वगैरह करना तो कोई लड़की रोते नहीं है, आप तो रो रो के हालत ख़राब कर दिए। कि तभी सांझ प्रीत की ओर देखती है तो जो प्रीत है वो सांझ की ओर बढ़ रही थी। एक एक कदम इतनी मुश्किल होते जा रहा था और उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़, आंसू तब भीग रहे थे। वो बस रो रही थी और रोते रोते वो एकदम से जाती है सांझ के पास, थोड़ी सी दूर में खड़ी हो जाती। समझ नहीं पा रही थी वो कि हक करेगी कि क्या ही करेगी। वो पहले तो एकदम से ऐसे करती है कि जैसे कि वो हक करेगी, फिर वो रुक जाती है, फिर वो हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पता नहीं क्या करेगी उसे समझ नहीं आ रही थी। और तभी जो सांझ है उसकी माथे पे टपरी मारती हुई बोलती कि बावली छोरी क्या हो गई है। वो मैं ना समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं पहले हक हक करूँ कि क्या करूँ। पागल छोरी, हक ही कर ले, किसने रोका है तुझे। तो पक्का पर सोच लो, इस बार अगर मैं हक कर ली ना तो मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, और आप चाहोगी भी तब भी मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। आप अपने हिसाब से बहुत कुछ कर लियो, अब आपके हिसाब से कुछ ना होगी, जो जो मैं चाहती हूँ वही होगी। तभी जो सांझ है वो हंसती है। उसके भी आंखों में आंसू भर चुके थे, पर हाँ प्रीत की तरह नहीं रो रही थी वो। सब वहाँ पे वो माहौल ही ऐसा था कि पहले तो सरपंच जी की चीज़ें, अब ये दोनों की इस तरह से चीज़ें हो रहे थे।
तो एकदम से सांझ क्या करती है, एक कदम आगे आती है, वो प्रीत की हाथों को पकड़ती है। बहुत हाथों को पकड़ती हुई वो एकदम से कुछ जैसे कि होता है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं सांझ को भी ये समझ आ जाती कि उससे बात तो करनी चाहिए थी, तो गिल्ट थी उसमें, और उसकी हाथ को पकड़ते हुए सीधा उसके गाल के वहाँ पे ले जाते और एक खुद को ही थप्पड़ मार लेती। तभी एकदम से प्रीत बोलती कि क्या क्या कर रही हो आप? सज़ा दे रही हूँ जिसकी मैं हकदार हूँ। तूने तो ना दी कुछ सज़ा मुझे, कम से कम मैं ही दे दूँ खुद को। कि नहीं ना, वो आप भी अपनी जगह पे सही थे ना, पर एक बार अगर आप मुझसे बात कर लेते ना, तो ये 4 साल तक मुझे ये सारी चीज़ झेलनी नहीं पड़ती। 4 साल आपके इंतज़ार में मैं रोज़ नहीं मरती। माहौल थोड़ी सी और भावुक हो जाती है। सांझ अपनी दोनों कान को जैसे पकड़ने लगेगी, तभी प्रीत हाथ को पकड़ लेती है और वो इतनी कस के उसे हक करती है। ये 4 साल की दूरियां शायद उसे एक हग में मिट जाती, इतनी कस के पकड़ी हुई थी। और सांझ भी कोई शब्द करती नहीं है कि छोड़ मुझे, तकलीफ़ हो रही है, बिल्कुल नहीं। वो उसी तरह उसे हक पैक करती है। पूरे हवेली गवाह थे इन दोनों के मिलने की, इस तरह से दोबारा। पुष्पा जी आते हैं, सरपंच जी की साइड में खड़ी होती है, बोलती कि एक बात कहना चाहती हूँ। तो बोलती कि हाँ तो कहना, डर किस बात की है? ये पहली बार है जब आपकी कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई है। तो सरपंच जी उनकी तरफ घूमते हुए बोलती कि तू भी मुझे माफ़ कर दे, तेरे साथ भी बहुत मैंने गलत चीज़ें करे थे। तो बोलती कि नहीं ठीक है, हमने सारी चीज़ वो तो सहन कर ही लिया है, इसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ तेरे से कि तूने मेरा साथ ना छोड़े है कभी। तो पुष्पा जी चुप हो जाते हैं। वहाँ पे सांझ की दादी जी आते हैं, जो प्रीत कस के सांझ को गले लगा हुई थी। वो कुछ पैसे निकालते हैं और उन लोगों के नज़र उतारते हैं, भलाई लेते हैं पैसों से और मेड वगैरह को दे देते हैं। अब आसपास के लोग बहुत शौक थे, क्योंकि उन सबको लिए भी ये सारी चीज़ एकदम से नई थी कि एक लड़की से रिश्ते, और सरपंच जी भी इस चीज़ में हामी भर रहे हैं। तो एक अलग सी टॉपिक हो जाती है वहाँ पे, टॉक्सिक चीज़ें। कुछ कुछ गांव वाले वहीं से बात शुरू कर देते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। आते हैं प्रीत की घर पे। 20 मिनट से ऊपर हो चुके थे। पंडित जी बार बार बोल रही थी कन्या के बुलाओ, और कब तक इंतज़ार करें हम। तभी साहिल एकदम से खड़ा हो जाता है। जैसे साहिल खड़ा होता है, उसके मम्मी पापा बोलते कि क्या हो गए बेटा? मम्मा टाइम अप हो गया है, अब चलते हैं घर। क्या मतलब है घर? घर का क्या मतलब है बेटा? शादी है तुम्हारे, प्रीत को आने दो, फेरे बाकी है, फिर मंगलसूत्र है, सिंदूर है, तब जाके ना शादी संपन्न होंगे। तभी जो एकदम से साहिल हंसता है, बोली मम्मा वैसे बिन दुल्हन के शादी कैसे होगा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। तभी प्रीत के जो पिताजी है बोलते कि क्या मतलब है तुम्हारा बेटा? वो क्या है अंकल? प्रीत यहाँ पे है नहीं, वो जा चुकी है। क्यों आयशा दी? तभी जो आयशा है वो तो अलग टेंशन में थी, वो क्या ही बोलेगी। सब आयशा की ओर देखने लगते हैं और साहिल एकदम से मंडप से उतर जाता है। तो सब बोलते कि पर बेटा ऐसे ऐसे कैसे? तो एकदम से कुछ लोग जाते हैं प्रीत के कमरे के वहाँ पे, तो देखते हैं कि प्रीत तो है ही नहीं, और बिल्कुल वैसे ही जो पिछली बार प्रीत भागी थी वो चीज़ मिलते हैं बैल्कनी पे, कपड़ों से कपड़े जोड़कर रस्सी बनाए गए थे। वृंदा ये देख के शौक थी, वो अपने ही सर पे हाथ मारती है, बोली कि ये कैसे मुमकिन हो गई है। तभी जो आयशा है वो अलग सीन थी उसके। भाई साहब वहाँ पे एक तहल सहल मच जाते हैं, सब ढूंढने लगते हैं प्रीत को कि अचानक छोरी कहाँ गई है। आयशा से पूछा जाता है, आयशा बोलती कि मुझे नहीं पता। वृंदा बोलती देखिए ऐसे तो हो ही नहीं सकती कि आपको नहीं पता, सच सच बोलिए ना कि वो है कहाँ। तब जाके आयशा बोलती कि हाँ ठीक है वो भाग चुकी है, लेकिन
भागने की पूरी तैयारी में तो थी वो, पर सरपंच जी ने एकदम से उसको उठा के लेके गए हैं। सरपंच जी मतलब सांझ के पिताजी। वहाँ के सब शौक थे, खुद वृंदा शौक थी, प्रीत की माँ शौक थे, और यहाँ पे प्रीत के पिताजी और उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह एकदम से ये जान के और ज़्यादा शौक हो जाते कि सरपंच जी भला छोरी को क्यों उठा के लेके जाएंगे। तो वो फ़ोन वगैरह लगाते हैं। जैसे लगाते हैं तो सरपंच जी की फ़ोन पे जैसे रिंग होते वो रिसीव कर लेते और लाउड स्पीकर पे डाल देते। जहाँ पे प्रीत के पिताजी बोलते कि भाई साहब आपने हमारी छोरी को एकदम से पकड़ के ले गए क्यों भाई साहब, कोई बात हो गए थे क्या। पर ऐसे मंडप से छोरी को इस तरह से लेके बोल के देख, मंडप से तो नहीं लाए थे मैंने, और हाँ छोरी आसानी से मिल गई वो बात अलग है, पर हाँ वैसे ना मिलते तो सच में मंडप से ही उठा के लाते। अब ये छोरी हमारी है। भाई साहब क्या क्या बोले जा रहे हो, बारात घर पे है, लड़का अभी मंडप में बैठे हुए है, इंतज़ार कर रहे हैं शादी। बोलती कि ऐसा है क्या। तो प्रीत बोलती कि नहीं वो उसको मैं उसको बोल के ही आई हूँ। तो सरपंच जी बोलती कि सुन लिया अपनी छोरी की बात, छोरा से पूछ, और अगर बात करना है तो आ जाओ मेरे हवेली, आमने सामने बात करते हैं, पर छोरी ना मिलेगी। ये बोलते हो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। भाई साहब उनके तो होश उड़ जाते हैं। वो अपने कुछ रिश्तेदार वगैरह लेके रवाना होते हैं यहाँ हवेली, और इधर वृंदा बहुत परेशान थी, और आयशा एंजल आयशा से पूछती कि दीदी ये कैसी हो गई। ये मैं नहीं बता सकती कि कैसे क्या होगी, पर मैं खुद परेशान हूँ कि आगे क्या है। अब तो हमें हवेली ही जाने पड़ेंगे, चलो सब। तो भाई साहब सारे के सारे हवेली के वहाँ पे रवाना होते हैं। इधर प्रीत डर रही थी, वो सांझ के हाथ को कस के पकड़ी थी। तो सांझ बोलती क्या हो गई है तुझे। वो पिताजी आके अगर कुछ बोलते कि इस बार सरपंच जी खुद हमारे लिए लड़ रहे हैं तो डर किस बात की, मैं हूँ ना। तब जाके प्रीत को थोड़ी सी तसल्ली होती कि नहीं चलो ठीक ठीक है, चीज़ें नॉर्मल होते हैं। तो सांझ वो इस अवतार में तो प्रीत को नहीं देखी थी, तो वो थोड़ी सी पीछे होती है और प्रीत को बड़ी गौर से देख रही थी। प्रीत तो भला ही खूबसूरत लग रही थी, बस उसकी आंखों में जो चमक की कमी थी, वो फेस पे जो खुशी की कमी थी, वो वापस आ चुकी है। तो उसकी खूबसूरती को और चार चांद मिल जाती है। सांस थोड़ी सी पीछे होती, एकदम से उसकी भलाइयाँ लेने लगती है, बोलती काफ़ी अच्छी लग रही है तू इस ड्रेस में। प्रीत थोड़ी सी ब्लश करने लगती क्योंकि सारे लोग वहाँ पे सामने थे। तो पुष्पा जी हंस पड़ती है, बोलती कि कुछ तो शर्म कर ले, सारे लोग यहाँ पे है। अरे पुष्पा जी इसमें शर्म सी वाली कौन सी बात हो गई, बस मैं थोड़ी सी तारीफ ही तो कर रही हूँ, क्यों पिताजी। हमेशा सरपंच जी बोलते हुए लड़की जब पिताजी बोलते हैं तो बाप का मन भर आते हैं आंसू से, और वो एकदम से अपने आंसू को पोंछते बोलती हाँ हाँ बिल्कुल वैसी होनी चाहिए, वैसे अच्छी तो लग रही है। यहाँ के माहौल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वृंदा, प्रीत की मम्मी, आयशा, एंजल सब हवेली पहुँचते तो यहाँ के माहौल देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। और सरपंच जी तो अपनी फुल एटीट्यूड में आके सबके सामने खड़े होता है, बोलते कि हाँ तो छोरी लेने के लिए आई हो, पहले ये क्लियर कर दो। तो प्रीत के पिताजी बोलते कि हाँ, और वहाँ पे साहिल भी आ चुके थे। साहिल सांझ और प्रीत को देख के खुश होता है, और वो देखता है कि जो चमक और खुशी कमी हो गई थी ना, एकदम से मिट चुकी थी प्रीत के चेहरे से, वो वापस आ गए हैं। इससे ज़्यादा उसे कुछ चाहिए नहीं था। वो पगड़ी पहनी हुई था तो वो पगड़ी को उतार देता है, प्रीत की ओर देखता है और थोड़ी सी दूर से खड़ा होकर बोलते हैं कि अब खुश हो। प्रीत हंसती है और वो सांझ के हाथ को कस के पकड़ लेते हैं। तो प्रीत के पिताजी को थोड़ी बहुत गुस्सा आने लगती है कि भाई साहब ये चीज़ में मत उतर आओ आप लोग, देखिए मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ तो चीज़ों को उस वे में ही रखा करे, ऐसा ना हो कि चीज़ें ख़राब हो जाए। लेकिन ख़राब क्या होने हैं,
मेरे आगे आज से पहले किसी ने बोलने की हिम्मत भी ना करी। वो तो मेरी बेटी की बात अलग थे कि वो ही कर पाई है, उसके अलावा किसी में उतनी हिम्मत ना आए कि मुझसे लड़ेंगे। और अगर मैं कह दिए है कि ये छोरी यहाँ से कहीं जाएगा नहीं तो जाएगा नहीं, कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे क्योंकि सबको ये पता है सरपंच जी की ऑरा कैसे है, सब लोग चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो प्रीत के पिताजी वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। प्रीत की माँ वहाँ पे थी और वो देखती है कि प्रीत कितनी खुश है, और आखिरकार वो भी अपनी चीज़ों से हार मान जाती है। यश जो है वो वृंदा के पास आता है और बोलती कि ये होते हैं खुशी जो तुम्हारी आंखों में नज़र नहीं आए। मुझे ये समझ नहीं आया वृंदा, वो तुम्हारी ही बहन थी ना, और तुमने मेरे बहन के साथ ऐसे कैसे कर लिए। जैसे ये बोलने लगता है तो सांझ उसे रोकती है कि बस यश, उसने अपनी बहन के लिए सोचे है, तू जैसे तेरी बहन के लिए सोच रहा है उसने भी वही करे है। दोनों दोनों जगह पे सही हो, पर अपने रिश्ते ख़राब नहीं होनी चाहिए इसमें। वो अब भी तेरे लुगाई है, उसी वे में और उसी रिस्पेक्ट से बात कर। तो यश चुप हो जाता है और वृंदा जो है वो थी, मैं बस अपनी बहन के बारे में सोच रही थी, हाँ शायद कुछ ज़्यादा हो गई है। तो यश बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। और वहाँ पे माहौल इतनी खुशी भरी होती है कि जो आयशा है वो आती है और वो एकदम से दे मारती है, एकदम से कस के सांझ की गाल पे रख के। सांझ एकदम से अपनी एक हाथ गाल पे रखे बोलती कि ये क्या है, क्यों मार रही है तू मुझे। तू शुक्र मना, मैंने तुझे अभी तक जिंदा रहने के लिए ये जो तू सांस ले रही ना, यही तक समय दी हूँ मैं, वरना ना मैं तुम्हें मार देती। हाँ मैंने क्या कर लिया है जो तू मुझे मार देती, क्या किया है। 4 साल तक तूने पता नहीं मुझे क्या क्या बोलूँ सांझ, ऐसे कौन करते हैं। कम से कम तू रीज़न मुझे बता देती, बस ये बोल के चली गई कि उसको संभाल लेना अपने हिसाब से। मैंने 4 साल ना इसको संभाली, चल इसके बदले में मुझे दे, क्या देगी। तो बोलती अरे मैं क्या दूँ, हाँ क्या देगी, वही तो बोल रहे हैं क्या देगी। तो सांझ एकदम से जो है जाती है आयशा के पास और एकदम से उसे हक कर लेती है, बोलती कि माफ़ी दे दे, उसके बाद तू जो चाहेगी ना मैं सब कुछ दे दूँगी तुझे, बस एक बार माफ़ कर दे। आयशा भी उसे हक करती कि पागल है यार, ऐसे कौन करता है, तू दोस्त है कि दुश्मन। नहीं मैं थारी दोस्त हूँ, बेवकूफ़, और एकदम से उसे हक करती है। ये माहौल भी कितने शानदार थे, सबके आंखों में आंसू थे, फेस में चमक थे, चेहरे पे मुस्कुराहट, और सांझ और प्रीत की खुशियाँ चारों ओर समा रहे थे। आज हम कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल।